हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रैक्टिशिया लीगल। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एआईबीई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि एआईबीई के लिए पढ़ाई कैसे करनी है, इतने वास्ट सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है एंड क्या कोई शॉर्टकट तरीका है एआईबीई के पेपर को अटेम्प्ट करने का, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ ओपन बुक एग्जाम। इन सब क्वेरीज को एड्रेस करते हुए आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जहां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एआईबी के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। साथ ही साथ हम पिछले साल के एआईबी के क्वेश्चन पेपर जो कि एआईबी 19 था उसके सेट ए को भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि एआईबी में मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले केस बेस्ड, दूसरे कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड तीसरे एक्ट बेस्ड। तो जो पहले दो हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड केस बेस्ड, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी एंड उसके लिए हम आपके लिए बहुत जल्द ही वीडियोस लाने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के केस लॉस एंड मेजर कॉन्सेप्ट्स। नाउ तीसरी बात जो आती है एक्ट वाले क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली आपको ये समझना होगा कि एक्ट को एकदम प्रॉम्प्ट वे में रीड कैसे करना है कि आपको टाइम के रहते रहते सारे आंसर्स मिल जाएं। ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि आपको सारे एक्ट्स नहीं पढ़े हुए होंगे। आप सारे एक्ट्स में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाएगा। आपको टेक्निक समझ आनी चाहिए कि एक्ट से आंसर्स कैसे निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्ट को रीड कैसे करना है एंड उससे आंसर्स जल्द से जल्द कैसे निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ना जो सबसे पहला क्वेश्चन है एआईबी 19 के सेट ए का, वो केस बेस्ड था। शुरू के 2 क्वेश्चंस जो थे वो केस बेस्ड थे। पहला क्वेश्चन ये है कि किस केस में ये कहा गया था कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो एक अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 12 के। सो बेसिकली रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टेट है, ऐसा किस केस में कहा गया था? तो इसका आंसर है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस केस में ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें वेव नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है बशेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली सेक्शन बेस्ड है। तो अब इसे पढ़ते हुए हम समझते हैं कि एक्चुअली कैसे आपको बेयर एक्ट से आंसर्स निकालने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज क्लॉज 4B इंसर्टेड इनटू आर्टिकल 16? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट उठानी है एंड उससे आर्टिकल 16 देखना है। आर्टिकल 16 का कौन सा क्लॉज? 4B। तो जब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो आर्टिकल 16 का 4B क्लॉज है उसके ऊपर एक साइटेशन दिया हुआ है। आप इस साइटेशन को नीचे चेकआउट करिए। ये 4th साइटेशन है, तो यहां से 4th साइटेशन चेकआउट करिए। आपको यहां पर दिखेगा इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000, यानी कि 4B वॉज इंसर्टेड बाय 81st अमेंडमेंट। सो इजिली आपको आपका आंसर मिल चुका है। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ जो 5th क्वेश्चन है वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट इनैक्ट्स द फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजन। सेक्शन 3 prohibits discrimination in renting or selling house based on religion, caste or gender. Section 6 imposes a penalty of 10,000 for discrimination. Section 10 makes it mandatory for landlords to disclose the religious background of all tenants in the previous 10 years. Now जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 3 और सेक्शन 6 जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लेकिन वहीं जो सेक्शन 10 है वो इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक। सो नाउ ये लॉ इनैक्ट हुआ था। नाउ इस लॉ को अ सिटीजन चैलेंज सेक्शन 10 arguing that it violates the right to privacy under article 21 of the Indian Constitution. The Supreme Court declares section 10 unconstitutional but upholds the other provision of the law. What principle did the court apply in this decision? So basically क्वेश्चन ये है कि एक लॉ इनैक्ट किया गया था जिसके 3 मेजर सेक्शंस थे, 3, 6 एंड 10। नाउ जो 10 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा चुका है। तो क्या ये पूरा लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया या सिर्फ सेक्शन 10 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ? अब बेसिकली पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10 को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। नाउ जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है वो बेसिकली ये कहती है कि अगर किसी भी लॉ का कोई पर्टिकुलर पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड उसे बाकी के लॉ से सेपरेट किया जा सकता है, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा। एंड इन केस अगर वो पार्ट सेपरेट नहीं किया जा सकता बाकी के पूरे के लॉ से, तो वो पूरा का पूरा लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा।
यहाँ भी हमने सेम केस पे देखा कि सिर्फ सेक्शन 10 जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसे बाहर निकाल के रख दिया गया, तो यहाँ पर लगेगी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेक्शन बेस्ड है, आइए रीड करते हैं। द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ अ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया होगा आप समझेंगे कि वहां पर एक अलग से चैप्टर डेडिकेटेड है जो कि डील करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बेयर एक्ट खोजने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट का सिर्फ इंडेक्स उठा के देखेंगे एंड इंडेक्स में आप वो वाले पार्ट को देखेंगे जहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई है। तो आपको जब इंडेक्स खोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि चैप्टर 5 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है ना। आपको पता है कि चैप्टर 5 के अंदर ये चीजें डिस्कस की गई हैं, तो आप चैप्टर 5 के अंदर के सारे सेक्शंस को एक बार गो थ्रू करेंगे एंड आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट्स, यानी कि आप रेफर करेंगे सेक्शन 150 आर्टिकल 151। नाउ आप बेयर एक्ट के अंदर जाके आर्टिकल 151 को पूरी तरह से पढ़ेंगे एंड आप जब आर्टिकल 151 को ओपन करेंगे, आप क्लॉज 2 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स बेयर एक्ट में इजीली खोज सकते हैं। पहला प्रेफरेंस जो आपको देना है वो देना है आपको बेयर एक्ट के इंडेक्स को, मेजरली आपको आपके आंसर्स वहां से मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेक्शन बेस्ड है। ये बेसिकली ये कहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करता है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट चाहिए, उसमें से वो वाला पार्ट चाहिए जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट से डील कर रहे हैं। तो अगेन आप इंडेक्स उठा के देखेंगे एंड जब आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि जो चैप्टर 4 है जो बात करता है यूनियन जुडिशियरी की, दैट इज सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर के सेक्शंस आपको चेकआउट करने हैं। नाउ जब आप सेक्शन चेकआउट करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्टिकल 129 जो है उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि हमारा आंसर हमें इंडेक्स में ही मिल गया। आर्टिकल 129 इज द आर्टिकल जो डिक्लेयर करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेक्शन बेस्ड है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट्स एंड इट्स मेंबर्स से। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का वो चैप्टर खोलना है जो कि पार्लियामेंट से डील करता है। आपको इंडेक्स से ही गो थ्रू करना है, आपको जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन के लिए एक्ट के अंदर घुसें। सबसे पहले प्रेफरेंस आपको देना है आपके इंडेक्स को। तो जब आप उससे गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली चैप्टर के अंदर एक हिस्सा है जो डील करता है पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट्स एंड इट्स मेंबर्स की। तो इसका स्पेसिफिक आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 105। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 105। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेक्शन बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजंस रिलेटेड टू जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स उठा के देखना है। एंड जब हम बात करते हैं जीएसटी की, विच इज बेसिकली अ टैक्स, तो हम कौन सा पार्ट देखेंगे, वो पार्ट जो बात करता है फाइनेंस की, प्रॉपर्टी की, कॉन्ट्रैक्ट की एंड सूट की। अब इस पार्ट के अंदर के जब आप सेक्शंस चेकआउट करेंगे तो आप एक सेक्शन पाएंगे जो कि है 279A, जो कि बात करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की। जब आप इस आर्टिकल को पर्टिकुलरली उठा के देखेंगे एक्ट के अंदर तो आप पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था वो इंसर्ट किया गया था 101st अमेंडमेंट के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा 101। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है कि हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट इफ यू स्टिल नॉट अवेयर ऑफ दिस, आपको करना वही है कि आपको बेयर एक्ट उठा के देखनी है। तो जब आपसे प्रेसिडेंट की बात पूछी गई है तो आप पर्टिकुलरली उसी चैप्टर के अंदर जाएंगे जो प्रेसिडेंट की बात करता है, यानी कि आप रेफर करेंगे पार्ट 5 का चैप्टर 1 जो कि है द एग्जीक्यूटिव। नाउ इस चैप्टर के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आर्टिकल 61 है वो बात करता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। अब आप इस आर्टिकल 61 को जब आप अंदर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो ए विल बी द आंसर हियर। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है एंड अगेन सेक्शन बेस्ड है। तो अब देखते हैं हम, ये क्वेश्चन बेसिकली ये बोलता है कि जो बीएनएस है उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल फोर्स क्या होगा।
और साथ ही साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि लोगों को एकदम डेफिनेशन डीप में याद नहीं रहती है, देन अगेन यू हैव टू रिफर योर बेयर एक्ट फॉर दिस। तो आप सबसे पहले जो है अपना इंडेक्स खोलेंगे बीएनएस का, एंड उसमें आपको क्या फाइंड करना है कि क्रिमिनल फोर्स कहाँ पर डिफाइंड है। तो जब आप इंडेक्स में गो थ्रू करेंगे आप पाएंगे कि देयर इज वन पर्टिकुलर प्लेस जहां पर ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में बात की गई है। तो अब इसके सेक्शन 127 को अगर आप देखेंगे तो 127 स्पेसिफिकली बात करता है क्रिमिनल फोर्स की। अब जो सेक्शन 127 है वो डिफाइन करता है कि क्रिमिनल फोर्स क्या है। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to committing of any offense or intending by the use of force to cause or knowing it likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used is said to use criminal force। यानी कि सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए कि इंटेंशनल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन टॉक्स अबाउट अनइंटेंशनल फोर्स, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो सेल्फ डिफेंस की बात करता है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो आउट ही हैं हमारे लिए। इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये बात करता है कि जब वो सिर्फ इंटेंशनली यूज करेगा फोर्स तभी वो क्रिमिनल फोर्स होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप ऑप्शन सी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद है। दैट इज व्हेन इट इज यूज्ड इंटेंशनली विदाउट कंसेंट कॉजिंग इंजरी, फियर और अनॉयंस। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो 127 मेंशन करके रखा है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन ये पूछता है कि बीएनएस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स अ करेंसी नोट और अ बैंक नोट अंडर सेक्शन 180 क्लॉज 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बस बीएनएस उठाना है, आपको 180 सेक्शन में जाना है, क्लॉज 1 में आपको देखना है कि पनिशमेंट कितनी होगी मैक्सिमम। तो आप पाएंगे कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 300 रुपीज की। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन तो कहीं पे भी क्वेश्चन में सेक्शन मेंशन नहीं है बट फिर भी ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है एंड आप बेयर एक्ट से आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द बीएनएस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ or of any other harm to the wrongdoer in which of the offenses committed or attempt to be committed: robbery, house breaking, after sunset, theft, mischief और house trespass। So basically ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किन ऑफेंस के लिए जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो डेथ तक भी एक्सटेंड कर सकता है। तो इसके लिए जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इंडेक्स से, बीएनएस के इंडेक्स से वो सेक्शन खोजना है जो कि बात करता हो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ। तो जब इसको आप बेयर एक्ट के इंडेक्स में खोजेंगे तो आप पाएंगे कि जो सेक्शन 41 है वो पर्टिकुलरली इसी बात से डील करता है। अब आप देखेंगे बेसिकली ये सारे जो सेक्शन 41 है वो एक लिस्ट बताता है कि किन किन ऑफेंसेस के लिए राइट टू डिफेंस यूज किया जा सकता है इवन इफ इट इज कॉजिंग डेथ ऑफ द रॉन्ग डूअर। तो नाउ हम देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस प्रोवाइडेड है सेक्शन 41 के अंदर पे, उसके अंदर रॉबरी भी है, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट भी है, थीफ, मिसचीफ एंड हाउस ट्रेसपास भी है। यानी कि जो 3 ऑफेंसेस हमें बताए गए हैं वो तीनों फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3 ऑल 3 ऑफ देम, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये क्वेश्चन बेसिकली रीड कर लेते हैं पहले कि लिखा क्या है। राजेश इन हीटेड आर्ग्यूमेंट विद सुनील स्ट्राइक्स हिम विद अ हेवी आयरन रॉड। द ब्लो फ्रैक्चर्स सुनील्स आर्म एंड ही इज अनेबल टू यूज इट फॉर सेवरल वीक्स। द मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म्स दैट द फ्रैक्चर अमाउंट्स टू ग्रीवियस हर्ट। सो वी कैन से कि यहाँ पर ऑलरेडी एक एसेंशियल प्रोवाइडेड है ग्रीवियस हर्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस हैज राजेश कमिटेड? तो राजेश ने बेसिकली ऑफेंस कौन सा कमिट किया है? तो पहले हम ऐसे केसेस में, क्योंकि यहाँ पर आपको भले ही सेक्शंस मिल जाए लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऑफेंसेस कौन सा है। तो रादर देन बीइंग सेक्शन वाला क्वेश्चन इट इज अ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते, हम पहले ऑप्शंस रीड करते हैं कि क्या लिखे हैं। अ सिंपल हर्ट अंडर सेक्शन 323। सिंपल हर्ट तो नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि ग्रीवियस हर्ट है। सेकेंडली वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 हो सकता है। राजेश ने वॉलंटरली खुद से जाके किया था एंड वो ग्रीवियस हर्ट भी था। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट अंडर सेक्शन 324, अगेन वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट तो नहीं हो सकता बिकॉज इट वॉज अ ग्रीवियस हर्ट। लास्टली अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 308। उसमें जो चीज हुई उसमें क्या हुआ कि वहां पर सिर्फ उसका आर्म ही ब्लो ऑफ हुआ, यानी कि वी कैन नॉट से कि इट वाज हिज देयर वाज एन एमिनेंट डेंजर टू हिज लाइफ
तो इट कैन नॉट बी कल्पेबल होमिसाइड। तो इवेंचुअली ये हुआ क्या, वॉलंटरली क्रॉसिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। सो हम ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, बहुत ही जल्द उन सब की वीडियोस भी हम अपलोड करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्रिमिनल लॉ से एंड सेक्शन बेस्ड है। क्वेश्चन ये है कि पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर द विक्टिम इज अ वुमन बिलो द एज ऑफ 16 और 14 इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। यानी कि आपको सबसे पहले बीएनएस उठाना है, एंड ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर रेप रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप उस चैप्टर के अंदर जाएंगे जो रेप की बात कर रहा है या ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहा है। तो जब आप चैप्टर 5 निकालेंगे इंडेक्स में, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप एआईबी में कोई भी क्वेश्चन अगर सेक्शन बेस्ड आ रहा है तो अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंडेक्स से ही गो थ्रू करें। बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचेगा, बिकॉज एआईबी में भले ही क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी आ जाए, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चों के पास टाइम कम बचता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप इंडेक्स गो थ्रू करें। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो थ्रू आउट बेयर एक्ट ही गो थ्रू करने लग जाते हैं, वो पर्टिकुलर सेक्शन बेयर एक्ट में ही घुस के खोजने लग जाते हैं। आपको इजीएस्ट वे यही है कि कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप सबसे पहले इंडेक्स रिफर करिए, मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ की भी बात करते हैं, जो चैप्टर 5 बीएनएस का वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के लिए। यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो बात करता है रेप की, पनिशमेंट फॉर रेप की। इसके अलावा वो जो सेक्शन 65 है इस चैप्टर का, इस बीएनएस एक्ट का, वो डील करता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। आप सेक्शन 65 अंदर जाके बेयर एक्ट में रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेक्शन 65 है वो एज पनिशमेंट प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सेक्शन 65, यानी कि ऑप्शन बी। नाउ सेक्शन 18 इज वेरी इजी। वो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक न्यू ऑफेंस स्नैचिंग का बीएनएस के अंदर किस सेक्शन में ऐड हुआ है। तो इंडेक्स से गो थ्रू करेंगे, आप देखेंगे जो स्नैचिंग का सेक्शन है वो प्रोवाइडेड है 302 में। आपका आंसर सिंपली हो जाएगा 302। नाउ जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन रीड करते हैं। Mr. Patel, being a police officer, receives a complaint and information that Raju was involved in a robbery of bank and has also helped to hide the valuable properties in his farm, as stated by the two villagers. With his regard, consider the following. नाउ हमें एक सिनेरियो दिया गया है जहां पर कोई मिस्टर पटेल है जो बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व है, एंड उसके रिगार्डिंग कुछ विलेजर्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और उसके अलावा हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले जब हम बैंक रॉबरी की बात करते हैं तो वो हो जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ इसके बाद हम कंटेंट्स में जाते हैं कि क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी है। Raju can be arrested only if he commits a non-cognizable offense in the presence of Mr. Patel. Concept is very wrong. Why? क्योंकि जो यहाँ पर परपिट्रेटर राजू है, ऐसा लिखा गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो तभी अरेस्ट किया जा सकता है जब वो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, विच इज वेरी रॉन्ग। बिकॉज जब आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो आपकी अरेस्ट के लिए इट इज मैंडेटरी कि कोर्ट वारंट निकाला हो। इस केस में उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए उसे डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सर्टेनली रॉन्ग। सेकेंडली, since the reasonable complaint against Raju has been received and there is a strong suspicion exists due to the testimony of the villagers, he can be immediately arrested. This point is right. Why? He can be immediately arrested because he is accused of bank robbery, which is a cognizable offense. So point 2 is right. Raju can be arrested only when he tries to escape or run away, which is again very wrong, because how long are you going to wait for him to run away? What if he'll run away immediately when you are not seeing him? So again, this is a very mindless point. Now coming to fourth point, Raju can be arrested so as to prevent him from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with facts and circumstances, which is very true. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि हम पर्पिट्रेटर्स को अरेस्ट कर लेते हैं ताकि वो एविडेंस के साथ या अक्वेंटेड लोगों के साथ कोई टैम्परिंग ना कर पाए। तो अगेन पॉइंट 4 इज राइट. This was not a section based question or a case based question, it was a concept based question. तो इन सब कॉन्सेप्ट को भी अगर आपको पॉलिश करना है तो बहुत जल्द हम अपने वीडियोस लाने वाले हैं इन टॉपिक्स पे, तो स्टिक विथ अस नाउ. तो हमारा आंसर क्या हो गया, पॉइंट 2 and 4 आर राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर वुड बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, BNSS introduced the provision of registration of FIR relating to the commission of cognizable offences irrespective of area where the offence is committed. This FIR is known as. So basically BNSS एक बहुत अच्छा नया कॉन्सेप्ट लाया है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप उसके FIR की रजिस्ट्रेशन किसी और भी थाना क्षेत्र के अंदर करा सकते हैं. इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जीरो FIR. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बेस्ड है. क्वेश्चन ये है कि द BNSS mandates a forensic team to visit the crime scene to collect evidence for offences punishable with imprisonment for at least how many years.
देन अगेन आपको इसके लिए सेक्शन खोजने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बात हो रही है कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, यानी कि आपका ये प्रोसीजर फॉल करेगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो आपको ऐसा सेक्शन फाइंड करना है जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर की बात करता हो। तो अगेन सबसे पहले आपको इंडेक्स से गो थ्रू करना है। आप प्रिपरेशन में जब एआईबी के लिए करते रहेंगे तो सबसे पहले आपको सारे बेयर एक्ट्स के इफ पॉसिबल एटलीस्ट मेजर एक्ट्स के इंडेक्सेस से एक बार गो थ्रू करके रख लेना है, बिकॉज दैट विल बी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जब आप बीएनएसएस के इंडेक्स से गो थ्रू करेंगे आप पाएंगे कि देयर इज वन सेक्शन 176 जहां पर प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। नाउ अगर आप इसी पर्टिकुलर सेक्शन को खोल के देखेंगे बेयर एक्ट के अंदर तो आप पाएंगे कि इसका क्लॉज 3 जो है वो एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन से डील करता है। क्लॉज 3 जो है वो बेसिकली ये बोलता है कि एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा वो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को कॉज कर सकता है कि वो क्राइम सीन को विजिट करे फॉरेंसिक एविडेंस के लिए। इन व्हाट केसेस? इन केसेस विच इज पनिशेबल फॉर 7 years और मोर। तो हियर इज योर आंसर, 7 years और मोर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22. Question is, which section of the BNSS allows for trial in absentia of proclaimed offenders? Again, you do not have to look out for anything. You just need to go through the index of BNSS, and there is one particular section that you will find जो कि clearly mention करता है inquiry, trial और judgment in absentia of proclaimed offenders. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायल्स की बात कर रहे हैं इन एब्सेंशिया। यहाँ भी आपको दिख जाएगा कि 356 जो है वो बात करता है ट्रायल की इन एब्सेंशिया। तो आंसर क्या होगा हमारा? 356। नाउ यहां पर एक बहुत आप ट्रिक यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको ईज पड़ सकता है। नाउ आपने अगर इंडेक्स प्रॉपरली गो थ्रू किया होगा प्रिपरेशन के टाइम पे तो ये चीज आपको क्लिक कर जाएगी कि इन एब्सेंशिया की बात कहीं ना कहीं किस पर्टिकुलर सेक्शन में की गई है, तो आप उसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन समहाउ अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है इंडेक्स से गो थ्रू करने में, आप एक शॉर्टर अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। ये जो 4 सेक्शंस मेंशन्ड है आपके ऑप्शंस में, आप पर्टिकुलरली जाके इंडेक्स से सिर्फ ये 4 सेक्शंस गो थ्रू करके देख सकते हैं। तो आउट ऑफ दीज 4 सेक्शंस जो 356 है उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगेन दिस इज अ वेरी इजी अप्रोच टू आंसर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। दिस अप्रोच कैन फॉलोड फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस जहां पर ऑप्शन में आपको सेक्शंस प्रोवाइडेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे ऑप्शन से हमें सेक्शन दिए गए हैं, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which section of the BNSS facilitates trials and proceedings to be held in electronic mode? अब अगर आपको आपका इंडेक्स याद नहीं है, आपको गो थ्रू करने में डिफिकल्टी जा रही है बिकॉज BNSS इज अ ह्यूज एक्ट, तो आप वही कर सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप उन पर्टिकुलर सेक्शंस के को गो थ्रू कर सकते हैं इंडेक्सेस से। तो आप इन चारों सेक्शंस को अगर आप अपने इंडेक्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सेक्शन 532 है वो बात करता है ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड की, विच इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सेक्शन 532। क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, ऑप्शन में हमें सेक्शंस दे दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है कि विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस रिपील्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आप क्या कर सकते हैं, आप इन चारों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं इंडेक्स में। तो आप पाएंगे कि जो सेक्शन 533 है वो बात करता है रिपील्स एंड सेविंग्स की, जो कंटेन करता है क्लॉज 1 में कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज हियर बाय रिपील्ड। तो आपका आंसर हो गया सेक्शन 533। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही कैटेगरी का है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट विद अ व्यू टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। अगेन जो ऑप्शन है उसमें 4 सेक्शन मेंशन्ड है, आप इन चारों सेक्शन से गो थ्रू कर सकते हैं इंडेक्स में। देन आपको एंड में मिलेगा कि जो सेक्शन 398 है वो बात करता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की। 2 तरीके हैं, या तो आप इंडेक्स पूरा ही गो थ्रू करिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो, या तो आप दिए गए सेक्शंस को ही देख लीजिए इंडेक्स में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है। 398 को प्राइमा फेसाई इंडेक्स पे ही विजिबल है कि ये बात करता है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की। तो इस तरह आप अपना काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। ये ऑप्शन जो है वो सेक्शन बेस्ड है एंड ऑनेस्टली एआईबी में सबसे इजीएस्ट ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज एट वर्स्ट आपको 4 ऑप्शंस जो है इंडेक्स में चेकआउट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस मैंडेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डेजिग्नेटेड police officer in each district and police station to provide information about arrested individuals to the general public? Then again आप इंडेक्स में चारों सेक्शंस चेकआउट करेंगे एंड जब आप सेक्शंस चेकआउट कर लेंगे आपको रियलाइज होगा जो सेक्शन 37 है
वो बात करता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की। अगर आपको इसमें भी कोई संशय है या थोड़े स्केप्टिकल हैं आप कि ये ही सही आंसर है कि नहीं, आप सेक्शन 37 को खोल के पढ़ लीजिए अपने बेयर एक्ट में। ये बेसिकली कहेगा द गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन में सेम वर्डिंग्स हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, सेक्शन 37। Now, next question. Which section of BNSS introduces provisions for identifying, attaching and forfeiting the property of proclaimed offenders? Again, ऑप्शन में आपको सेक्शंस दे दिए गए हैं, आप चारों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं इंडेक्स में, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि जो सेक्शन 86 है वो बात करता है वो बात करता है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंड ऑफ पर्संस, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो आपका आंसर हो गया सेक्शन 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एडजर्नमेंट ऑफ ट्रायल्स एंश्योरिंग द एक्सपीडिशियस रिजोल्यूशन ऑफ द केसेस। आपको ऑप्शंस में सेक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप इन चारों सेक्शंस को गो थ्रू कर लेंगे इंडेक्स में। जब आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो सेक्शन 346 है वो कंटेन करता है पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स विच वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन 346। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया हमारा सीपीसी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सूट इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए बट वन ऑफ द पार्टीज may request its transfer to district court B, claiming that the judge in court A is biased. The opposing party Ravi objects, stating that the request is baseless. Who has the authority to decide whether the suit can be transferred? So main question क्या है कि who has the authority to decide whether the suit can be transferred? तो इसके लिए जो relevant sections हैं वो हैं section 24 and 25 of CPC, जो कि बेसिकली आपको बताएंगे जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये डिसाइड करना कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पे केस ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, इसकी पावर ग्रांट की गई है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। रेलेवेंट सेक्शन 24 एंड 25 है। नाउ दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको सेक्शंस के थ्रू मिल सकता है, बट सेक्शंस को पिन पॉइंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए कुछ मेजर एक्ट्स के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाएं, एंड इसके लिए हम बहुत जल्द अब वीडियोस डेफिनेटली अपलोड करने वाले हैं, सो कीप स्टिकिंग विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड अ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सो वी विल गो थ्रू दैट। Maya files a suit in court A for the recovery of a sum of money from her neighbor, Neha. During the proceedings, Neha requests that a third party, Seema, be added to the suit, as Seema is allegedly liable for the debt. Maya objects, claiming that Seema is not a necessary party. Court A then reviews the application and decides that Seema should indeed be included as a defendant. Which principle of the CPC is applied in this situation? तो आपको यहीं तक क्वेश्चन लिमिट रखना था, तो इट वुड हैव बीन अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट हम यहाँ पर ऑप्शंस में देख सकते हैं कि हमें ऑर्डर्स एंड रूल्स पर्टिकुलरली प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट के नाम भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो इट इज़ वेल एंड फाइन, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये पर्टिकुलर ऑर्डर एंड रूल जाके ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको ऑर्डर एंड रूल्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। देन अगेन हम इसमें वही अप्रोच फॉलो करेंगे कि अगर चार ऑप्शंस में आपको सेक्शंस बता दिए गए हैं तो आप उन चारों सेक्शंस को ओपन करके देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ए की ही बात करें तो उसमें लिखा था ऑर्डर 1 रूल 10। तो जब आप ऑर्डर 1 रूल 10 ओपन करके देखेंगे को दिखेगा उससे क्लॉज 2 में दैट द कोर्ट मे स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज विच इज द सेम एज रिक्वायर्ड बाय अ क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर 1 रूल 10, दैट इज joinder and substitution of the parties. So now next question is again section based. Which section of the CPC allows for the appeal from an original decree? तो आप दो तरीके फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पहला आप डायरेक्टली इंडेक्सेस में जाएं एंड उस पार्ट में जाएं जहां पर अपील से डील करता है, तो आपको आंसर दिख जाएगा सेक्शन 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज विच वाज रिक्वायर्ड बाय आवर क्वेश्चन। सेकंड अप्रोच ये हो सकती है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये चार ऑप्शंस को ही सर्च कर ले इंडेक्स पे, एंड अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको 96 में दिख जाएगा अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री विच इज रिक्वायर्ड। तो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन ए 96। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अंडर द CPC what is the maximum time limit for filing a written statement in a suit? Now again if you have no idea about the concept, how you will find this in a Bear Act? तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है वो मेनली रिटन स्टेटमेंट से डील कर रहा है, तो आपको वो ऑर्डर खोल के निकालना पड़ेगा जो रिटन स्टेटमेंट से डील करता हो। तो इंडेक्स में अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑर्डर 8 है
वो डील करता है रिटन स्टेटमेंट से। नाउ अब आप ऑर्डर 8 को अंदर से ही पढ़ के देखने का ट्राई करेंगे। आप ऑर्डर 8 में सबसे पहले गए और आप रूल से गो थ्रू करना चालू किए, तो वहां पर जो सबसे पहला रूल है ऑर्डर 8 का, वही मेंशन करता है द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डेज। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the CPC provides exemption of the President of India and the governors of state from personal appearance in court? Again, it can be a very difficult question at first, but then again option में हमारे पास 4 sections provided हैं। आप particularly जाके इन चारों sections को index में find out कर सकते हैं, या अगर आपको index का थोड़ा भी knowledge होगा तो आप देख सकते हैं कि miscellaneous के अंदर exemptions of other person provided है। तो अगर थ्रू ईदर ऑफ द अप्रोच आप देखेंगे कि जो सेक्शन 133 है सीपीसी का, वो एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्संस में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को भी इंक्लूड करता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 133, यानी कि ऑप्शन बी। बेस्ट अप्रोच इन माय ओपिनियन यही है कि जो 4 सेक्शंस, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कॉन्सेप्ट का, तो ये जो 4 सेक्शंस आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, आप इन्हें ही इंडेक्स के थ्रू देख लें, एंड जो इंडेक्स में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगे, इफ यू हैव नो डाउट, देन इंडेक्स को देख के ही आप आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप अंदर बेयर एक्ट खोल के एक बार पढ़ लीजिएगा, बट बेस्ट ऑप्शन यही है कि यही 4 सेक्शन को आप इंडेक्स में एक बार चेकआउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर अंडर द सीपीसी? वेरी सिंपल, ट्रांसफर ऑफ द सूट्स। Next question, under which order of CPC the procedure of summary suits is provided? Now let me just refine it. This is 35, this is 37, this is 34 and this is 36. So what you have to go through is, आप ऑर्डर नंबर 34, 35, 36 एंड 37 की हेडिंग्स बस चेकआउट कर लीजिएगा इंडेक्स में कि उनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो समरी प्रोसीजर की बात करता है। तो आप जब चेकआउट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जो ऑर्डर 37 है वो बात करता है समरी प्रोसीजर की, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, XXXVII, दैट इज ऑर्डर 37। मूविंग ऑन, which section of CPC deals with the principle of res judicata? This is very simple, आपको बेयर एक्ट में शुरू में ही दिख जाएगा कि जो सेक्शन 11 है सीपीसी का वो डील करते हैं रेस जुडिकाटा से, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Moving on, what section of CPC provides for interpleader suits? वही अप्रोच कि आप ये जो 4 प्रोवाइडेड सेक्शंस हैं आप इन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि जो सेक्शन 88 है वो डील करता है इंटरप्लीडर सूट से। उसके लिए एक स्पेसिफिक हेडिंग भी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक सेक्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन 88। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट? अगेन वही अप्रोच, 4 सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं, आपको आंसर नहीं पता आप चारों सेक्शंस को उठा के देख लेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि चारों सेक्शंस एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हैं। हम यहाँ पर खोज रहे हैं क्या चीज, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस में कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेने हैं कि हाँ यही वर्ड्स मुझे खोजने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो है कंपनसेटरी कॉस्ट। तो इन चारों सेक्शन में हमें कंपनसेटरी कॉस्ट कहाँ दिख रहा है, सेक्शन 35A में, compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defenses. So our answer would be option B, 35A. Now, which word is inserted in section 22 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam that was not present in section 24 of the Indian Evidence Act? Now, कुछ बेयरक्स ऐसी आती हैं जिसमें इन दोनों लेजिस्लेशंस का कंपैरिजन इंडेक्स दिया होता है, वरना अगर आपके पास नहीं भी है तो आप दोनों बेयरक्स को कैरी करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं AIBE में। लास्ट ईयर एटलीस्ट देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपैरेटिव क्वेश्चंस। सो अगर आपके पास इंडेक्स नहीं है तो आप प्लेनली लुक कर सकते हैं इन दोनों प्रोवाइडेड सेक्शंस को। तो यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एंड दूसरा सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जब आप इन दोनों एक्ट्स सेक्शंस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सेक्शन 22 है BSA का वो कहता है कन्फेशंस कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्जन और प्रॉमिस वेयर इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। वहीं जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है वो कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। सेम चीजें क्या है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस।
जो नई चीज ऐड हो गई वो क्या है? कोवर्जन, जो कि हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। AIB इन जनरल इज नॉट वेरी टफ, यू जस्ट नीड टू नो कि आपको बेयर एक्ट पढ़नी कैसे है, एंड हम उसी प्रोसीजर को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपके सामने बेयर एक्ट्स होंगे वहां, आपको सिर्फ एक शॉर्ट सिंपल तरीका चाहिए कि आप बेयर एक्ट्स में अपने आंसर्स कैसे खोजें। तो यही ट्रिक्स हम आपको आज के वीडियोस में बता रहे हैं। आप इस वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से नोटिस करें कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप इजीली आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस दोनों बेयर एक्ट के सेक्शंस को उठा के आजू बाजू रख के देखा और हमें दिख गया कि ये जो कोवर्जन वर्ड था वो पहले नहीं था, तो वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन व्हाट सेक्शन ऑफ BSA? And the options are section 12, 13, 14, 15. Again, that is going to be very easy for us. हम सिर्फ इंडेक्स ओपन करेंगे, ये सारे सेक्शंस ऊपर नीचे ही हैं। तो हमारे यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो हमें क्या खोजना है? एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हम यहाँ देखेंगे जो सेक्शन 14 है वो कंटेन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि सेक्शन 14 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। Now moving to next question, it is going to be a conceptual question. Question is, in a criminal trial, Rajesh is accused of theft. During the investigation, the police recovered a stolen laptop from a location known to be frequented by Rajesh. His fingerprints are found on the laptop. According to the BSA, how should the court interpret this piece of evidence? So first thing we need to consider is कि जहां पर लैपटॉप फाइंड किया गया है वहां पर राजेश आता जाता था एंड साथ में राजेश के फिंगरप्रिंट्स भी थे। तो एक चीज कंसिडर करने वाली बात है कि जरूरी तो नहीं कि राजेश ने ही वो चुरा के वहां पर रखा हो। राजेश वहां से आता जाता था, मे बी वो लैपटॉप वहां पर रखा देखा हो, मे बी वो टच कर लिया हो, मे बी वो पहले टच किया हो, बट उसके आने जाने से और उसके लैपटॉप फिंगरप्रिंट होने से ये नेसेसरी नहीं हो जाता कि राजेश ने ही चुरा के वो लैपटॉप वहां पर रखा है। ओके, सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, दैट इज द रिकवर्ड लैपटॉप एंड फिंगरप्रिंट्स आर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस that can be considered along with other evidences. जिसको इंक्रिमिनेट करना है तो सबसे पहले तो हमें और एविडेंस चाहिए होगा जो कि इन अलाइंड होंगे इस बाकी के स्टोरी से। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि बेसिकली बोलता है कि द रिकवर्ड लैपटॉप एंड फिंगरप्रिंट्स आर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दैट कैन बी कंसिडर्ड अलोंग विद अदर एविडेंस। यानी कि जितना जो एविडेंस है वो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल है, वो सिर्फ तभी कंसिडर किया जा सकता है जब हमें कोई और एविडेंस मिल रहे हो। तो इसलिए हमें ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। Now question is again concept based. Question is, where a document is executed in several parts like printing, lithography or photography, video recording, computer resource as an electronic or digital record, the BSA classifies each part as a. इसके लिए जो relevant section है वो है section 57 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, that is BSA. उसका explanation 1 is relevant here, जो कि कहता है कि if a document is executed in parts, all of them will be primary evidence. Section 57 talks about primary evidence and explanation 1 of 57 says कि even if a document is executed in several parts, all of those parts will be primary evidence. So primary evidence option A will be the right answer. Now moving on, question number 43, again a very section based question. Which section of BSA provides that no court shall require any communication between the ministers and the President of India to be produced before it? अगेन इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें तो, लेकिन आपको यहाँ पर 4 सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको सिर्फ यही काम करना है कि आप इन चारों सेक्शन के कंटेंट्स पढ़ लीजिएगा। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो सेक्शन 165 है उसके प्रोविजो में लिखा है दैट नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 165। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 है जो कि डील करता है एक पर्टिकुलर सेक्शन से। क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ द BSA व्हेन कैरेक्टर एविडेंस इज रिलेवेंट इन सिविल केसेस। जो सेक्शन 46 है वो बेसिकली ये बात करता है कि कैरेक्टर एविडेंस कब रेलेवेंट होगा। तो जो सेक्शन 46 है वो बेसिकली ये ले डाउन करता है कि जो कैरेक्टर एविडेंस है वो पर्टिकुलरली इररेलेवेंट है, लेकिन एक्सेप्शन एक प्रोवाइड की गई है। एक्सेप्शन ये है कि जब वो रिलेट किया जाए बाकी फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट है उससे, तो कैरेक्टर एविडेंस भी रेलेवेंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट्स। ओनली व्हाई? बिकॉज देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 46। नाउ
ना क्वेश्चन 45 भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से डील करता है। क्वेश्चन 45 ये कहता है कि एज पर सेक्शन 78(2) ऑफ BSA प्रिजम्पशन अबाउट द ऑफिसर साइनिंग और सर्टिफाइड अ डॉक्यूमेंट इज, यानी कि ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो सेक्शन 78 का क्लॉज 2 है BSA का, वो कौन सी प्रिजम्पशन दिखाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेयर एक्ट खोल के सेक्शन 78 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे BSA का, एंड वो क्या रीड करता है, द कोर्ट शैल ऑल्सो प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाय हुम सच डॉक्यूमेंट purports to be signed or certified held that when he signed it the official character which he claims in such paper. Now इसका that means हमारा आंसर क्या होगा, the officer held the official character claimed when signing or certifying the document. This is the exact same wordings that are being used in 78(2) of BSA, so option C will be our right answer. Now next question is 46 and ये कहता है कि under section 146 of the BSA when the questions are permissible in the court proceedings. So सबसे पहले हमें उठा के देखना पड़ेगा कि 146 कहता क्या है। 146 बेसिकली बात करता है लीडिंग क्वेश्चंस की। तो 146 सबसे पहले ये बोलता है कि लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये बेसिकली क्लॉज 2 ये कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन जो होगा, अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन उठा रही है तो एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछा जा सकता जब तक कोर्ट की परमिशन ना मिल जाए। जो ऑप्शन 3 है वो ये कह रहा है कि जो क्लॉज 3 वो ये कह रहा है कि द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस एज टू मैटर which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficiently proved. तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो कोर्ट है वो अलाउ कर सकता है लीडिंग क्वेश्चन को ऐसे मैटर्स में जो कि इंट्रोडक्टरी हैं या अनडिस्प्यूटेड हैं या कोर्ट के ओपिनियन में कि ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूफ किए जा चुके हैं। तो ऐसे केसेस में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्टली, लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली लिखा है हमारे सेक्शन 146 में। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला, लीडिंग क्वेश्चंस आर ऑलवेज अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो ये तो हमारा सबसे पहले गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते एग्जामिनेशन इन चीफ में अगर एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा, लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, विच इज अगेन वेरी रॉन्ग बिकॉज जो क्लॉज 4 है वो ये बोलता है कि लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विच इज अगेन वेरी रॉन्ग। वाई? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 ऑब्जेक्शंस उठाए जा सकते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में, री एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी के द्वारा रिगार्डिंग लीडिंग क्वेश्चन। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्टली, लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। यस, ये हमारा क्लॉज 4 कहता है। एंड व्हेन मैटर्स आर इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड और सफिशिएंटली प्रूव्ड। यस, ये हमारा क्लॉज 3 कहता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं एडीआर से रिलेटेड, जो कि काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं। अगर आपको एडीआर के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो वीडियो हमने लिंक कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। हमने वहां पर बेसिकली एडीआर के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट, चाहे वो मीडिएशन के हो, कंसिलिएशन के हो, आर्बिट्रेशन के हो, हमने सारे थॉरली कवर किए हैं काफी ज्यादा कंसाइज वे में। तो इट विल हेल्प यू आउट डेफिनेटली। सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिएशन? अब मीडिएशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वो एक फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन होता है, यानी कि दो पार्टीज जो अपने डिस्प्यूट को सेटल करना चाहती हैं वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाती हैं, जो कि उन्हें बस एक डिसीजन तक पहुंचने में हेल्प आउट करता है। ये प्रोसेस होती है मीडिएशन। तो अब देखते हैं कि क्या लिखा है इन ऑप्शंस में। मीडिएशन इंपोजेस अ बाइंडिंग डिसीजन, डेफिनेटली नॉट। मीडिएशन का जो डिसीजन है वो पार्टीज खुद से डिसाइड करती हैं। जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है वो कोई डिसीजन नहीं देता है, वो बस हेल्प आउट करता है दोनों पार्टीज को एक अंजाम तक पहुंचने के लिए। सो ऑप्शन 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग। सेकेंडली, mediation involves a neutral third party who facilitates negotiation between the parties, which is very right. Mediation की अगर कोई सबसे बेसिक डेफिनेशन है तो वो यही है that it is facilitated negotiation. So option B is the right answer. But just for the sake of concept हम आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
The mediator acts as the judge and renders a verdict. This is not true. Mediator is only there to assist the parties in reaching up to a decision. It is not necessary कि कोई decision तक वो पहुंचे भी. If कोई decision नहीं आता है, that is also fine. कोई डिसीजन आता भी है तो वो पार्टीज के आपसी सहमति से आता है. मीडिएटर कोई डिसीजन इंपोज नहीं करता. लास्टली, इट्स ऑलवेज कोर्ट ऑर्डर्ड. नो, इट्स नॉट. मीडिएशन कोर्ट ऑर्डर नहीं है. पार्टीज जो है वो वॉलंटरली भी जा सकती हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर से भी जा सकती हैं, या वो किसी स्टैट्यूट में प्रेस्क्राइब्ड होगा तो भी जा सकती हैं. अगेन, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. A dispute arises between ABC Limited and XYZ Private Limited regarding a contract that both parties entered into. The agreement includes an arbitration clause which states that any dispute shall be referred to arbitration. However, the parties failed to agree on the appointment of arbitrator. So this is the main part. The parties are failing to agree on the appointment of an arbitrator. Which of the following provisions of the Arbitration and Conciliation Act would be applicable to resolve the issue of the appointment of arbitrator? Basically, they had some commercial relationship and they had some contract जिसमें arbitration agreement उन्होंने कर रखा था. Now, जब arbitration agreement invoke किया गया, उन्हें दिक्कत आने लगी appointment of arbitrator को लेके. तो क्वेश्चन ये था कि अगर पार्टीज आपस में ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रही हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर कैसे होगा. तो इसका आंसर यही है, ऑप्शन ए ही है. द कोर्ट विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 इफ द पार्टीज फेल टू अग्री ऑन वन. सो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि सेक्शन 11 जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर से. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडीआर. तो हम ऑप्शन वाइज रीड करेंगे. इट इज जनरली फास्टर देन लिटिगेशन. यस, एडीआर यूजुअली फास्टर देन लिटिगेशन होता है बिकॉज प्रोसीजर्स वैसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती जैसे नॉर्मल कोर्टरूम प्रोसीजर में होती है. हमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा फीचर एडवांटेज नहीं है एडीआर का. Secondly, it offers more confidentiality than traditional court cases. Yes, that is also very true. Mediation हो या conciliation हो या ADR हो, इनके records जो हैं वो private रहते हैं और इनकी proceedings भी बंद कमरों में होती है, इसलिए confidentiality जो है वो maintained रहती है. So again, it is an advantage of ADR. It always results in binding decision. That is not true. ADR does not always results in binding decision. क्योंकि आप जब बात करते हैं मीडिएशन की या कंसिलिएशन की तो ये बेसिकली होते हैं फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन, जहां पर इट इज अप टू द पार्टीज कि वो डिसाइड करें कि उन्हें किसी डिसीजन पे आना है या नहीं आना है. अगर वो चाहें तो वो एट द एंड कोई सेटलमेंट ना करें तो भी वो चलता है. ऐसा मीडिएशन और कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स हैं कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं कि एट द एंड ज़रूरी नहीं कि आप किसी आउटकम के साथ आएँ. नाउ सो बेसिकली हमारा आंसर तो ऑप्शन सी है बिकॉज दैट इज नॉट एन एडवांटेज. Lastly, it is often less expensive than court proceedings. Obviously, court proceedings में आपको बहुत सारी कोर्ट फी देनी पड़ती है, आपको लॉयर के पैसे देने पड़ते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं, आपको बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि केसेस लंबे लंबे खिंच जाते हैं तो उसके लिए अलग से एक्सपेंस लगते हैं. वहीं एडीआर की बात करें तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यहाँ पर आपके पास कंट्रोल हायर होता है, इसलिए आपके एक्सपेंसेस भी लेस होते हैं. नाउ फॉर टुडे लास्ट क्वेश्चन इज, Kiran and Meera are involved in an arbitration where Kiran was awarded 10 lakh as a compensation. Meera refused to pay the amount, arguing that the award was not enforceable. Because of certain procedural irregularities in arbitration process, Kiran decides to approach the court to enforce the arbitral award. Which of the following Arbitration and Conciliation Act governs the enforcement of arbitral award? Now, बेसिकली क्वेश्चन भले ही बड़ा लिख दिया गया हो और क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल सा है कि विच सेक्शन ऑफ द एक्ट गवर्न्स द एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 4 सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं. लिखा गया है कि चारों सेक्शन जो है एनफोर्समेंट से डील करते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू. सेक्शन 34 जो है वो रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड से डील करता है. सेक्शन 9 जो है वो इंटरिम अवार्ड्स बाय कोर्ट से डील करता है. सेक्शन 11 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर से डील करता है. वहीं जो सेक्शन 36 है it actually deals with enforcement of arbitral award. So guys, इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक डील करने वाले हैं. इस वीडियो के पार्ट 2 में हम सेट ए के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक डील करने वाले हैं. सो स्टिक फॉर दैट एज वेल, क्योंकि उसमें भी हम बेटर टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं एंड वी विल कवर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू गाइज. राज वर्मा साइनिंग ऑफ.